अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। कराची और इसके अलावा जो सिंध की और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ तूफ़ान आ रहा है, जो बुहरा अरब में बनने वाला जो तूफ़ान है वो किस हद तक सिंध और इसके अलावा बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, कराची के लिए कितना ख़तरनाक है, उसकी तफसीलात और उसके बाद दिन भर जो सूबाई हुकूमत इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं वो क्या इक़दाम करते रहे और क्या क्या अहकाम देते रहे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। क्योंकि जो तूफ़ान की जो रफ़्तार है और उसके बाद फिर वो कराची से तकरीबन 1450 किलोमीटर के फासले पर सुबह बताया गया था महकमे मौसमियात की जानिब से। अब उसकी रफ़्तार क्या हो चुकी है और उसके बाद कहाँ पहुँच चुका है, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, उसकी तफसीलात रखनी है। और उसके बाद फिर हुकूमती जो इक़दाम हैं वज़ीर आला सिंध की जानब से जो अहकाम दिए गए हैं, जो हिदायत जारी की गई हैं, कितना उस पर अमल दरामद हुआ। क्योंकि ग्राउंड पर जाके जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बाद फिर जो आंखों से देखते हैं और उसके बाद फिर वो आवाम को बताते हैं तो फिर उसकी असल हकीकत कुछ और होती है। ग्राउंड पर जो है वो कुछ और होता है। टी वी पर अब अक्सर देखते हैं अहकाम जारी हो जाते हैं फिर क्योंकि हमारे जो साथी मीडिया दोस्त होते हैं वो बहुत कम होता है कि ग्राउंड पर जाकर इन चीज़ों को फॉलो करें और फिर हक़ाइक़ बताएं कि जो अहकाम दिए गए हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से या जो शहरी हुकूमत के जो इलाके हैं, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड के ही क्यों ना हो, और इसके अलावा जो KMC कमिश्नर कराची, DMC बल्दियात के इदारे वो कितना अमल दरामद करते हैं या रोज़ाना की बुनियाद पर, या उसके बाद फिर उनकी असल ज़िम्मेदारी है क्या। वो असल लोग हक़ाइक़ से हमारे सहाफ़ी भी दोस्त काउंटर करने के लिए भी आगाह नहीं करते। सिर्फ प्रेस रिलीज़ या जो स्टेटमेंट आते हैं पूरा दिन हमारा मीडिया अक्सर देखते रहते हैं, वो चलाता रहता है। और आज भी जब मैं अपने जो टीवी की ड्यूटी के दौरान जब कवरेज के लिए गया साहिल पर तो उस वक्त माहिगीरों से भी बात हुई, वहाँ पर साहिल की क्या सूरत हाल थी, क्या क्या मामला थे वहाँ, वो सारे मैंने वहाँ रिपोर्ट भी किया। उसके बाद फिर मैं आंखों से देख कर आया और उसके बाद फिर दिन भर कार्रवाई देखता रहा। और आपने देखा होगा कि PDA में और उसके अलावा NDA में कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वज़ीर आला सिंध, बल्दियात और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है टीवी के ऊपर ख़बरों में, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा। वो क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों का कायल हूँ कि जब मैं खुद ना देखूँ, कानों से ना सुनूँ, अपनी आंखों से ना देखूँ, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को रिपोर्ट ना करूँ। लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने जब इलाकों में गया कि जब टीवी पे चल रहा है कि ये अहकाम दे दिए, ये अहकाम हो गए, पता नहीं क्या कुछ अहकाम दिए गए हैं और क्या कुछ हो रहा है या कितना कुछ तबाही से बचाने के लिए अमल दरामद हो रहा है, तो ग्राउंड पर कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के ज़रिए आपको बताऊं या अपने YouTube चैनल के ज़रिए, क्योंकि आप उसमें तो टीवी पे देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बहुत कुछ इक़दाम और करने के दावा किया जा रहा है और अहकाम भी दिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा। या कुछ होता तो शायद मैं आपको वहाँ खड़े को भी रिपोर्ट करता। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि अपनी इस वीडियो के ज़रिए आपको असल हक़ाइक़ से आगाह करूँ। एक तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें महकमा मौसमियात के साथ साथ PDA में और उसके अलावा फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची और उसके अलावा कंटोनमेंट के जो लोग हैं वो शामिल थे इजलास में। और उसके बाद फिर जो इजलास में जो मुशावरत हुई, उसके बाद फिर जो बताया गया है कि तूफ़ान है उसकी वो कराची के लिए, उसके बाद सिंध की और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो उस ख़तरनाक तूफ़ान से बचाव के लिए शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों की हिफाजत की जाए, उसके बाद फिर जान और माल की हिफाजत की जाए, तो कितने इक़दाम हो सकते हैं, उसके लिए काफ़ी चीज़ों की उन्होंने हिदायत दी वज़ीर आला सिंध ने। और उसके बाद फिर शहर से ख़ास तौर पर उन्हें साइन बोर्ड हटाने के भी हुक्म दिया कि जितने भी शहर भर में साइन बोर्ड लगे हुए हैं उनको कराची से हटाया जाए। बहरहाल जहाँ तक मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट के आखिरी हुक्मनामे के बाद जो गुज़श्ता रोज़ भी गुज़श्ता बारिशों में जो साइन बोर्ड गिरे थे और उसके बाद फिर एक शहरी ज़ख्मी भी हुआ था, उसके बाद बड़े बिल बोर्ड और साइन बोर्ड नहीं है, ये ख़बरों की ज़ीनत तो वज़ीर आला सिंध के बयान के बाद बन गए, लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के बाद कि किसी इलाके में बड़े साइन बोर्ड या बिल बोर्ड लगाए गए हैं। हाँ, दीवारों के ऊपर ज़रूर हैं जो दीवारों के ऊपर चिपकाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आया। बहरहाल होंगे शहर जहाँ जो मैं जिन रूट से गुजरता हूँ, शहर बहुत बड़ा है क्योंकि जिन रूट से गुजरता हूँ वहाँ पर मैंने साइन बोर्ड बिल बोर्ड नहीं दिखाया। बहरहाल उन्होंने ख़बर बनाने के लिए ये पॉइंट वज़ीर आला साहब ने अपनी प्रेस रिलीज़ में जो उनके तर्जमान की जानिब से जारी की गई है वो लिखा हुआ था। दूसरा उन्होंने जो DMCs KMCs और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनको कहा है कि नालों के जो चोकिंग पॉइंट हैं उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो
उनको साफ़ कर दिया जाए, यानी कि जितने भी शहर भर के नाले हैं, 38 बड़े नाले हैं, उसके बाद फिर 500 से ज़्यादा छोटे नाले हैं, उनको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए। आपको याद होगा गुज़श्ता बारिशों में जब तूफ़ानी बारिश हुई थी और उसके बाद फिर शहर डूब गया था, 3-4 रोज़ तक मोबाइल नेटवर्क जो है वो जाम थे, और उसके बाद फिर कितनी अमवात हुई, और उसके बाद फिर इतने दिन तक शहर डूबा रहा, निकासी आप का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ, हुकूमत जो है वो सिर्फ दावों की हद तक कायम थी। तो उसके बाद फिर ये जो कार्रवाई थी वो मुसलसल होनी चाहिए थी कि कहीं भी चोकिंग पॉइंट या किसी जगह नाले जो है वो बंद ना हों, उनको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए। अब बड़े नालों पे तो ऑपरेशन जैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शुरू कर दिया गया है उस बारिश के बाद, यानी कि महमूदाबाद, गुजर नाला और उरंगी नाला। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा गेम हुआ है इन बड़े नालों के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर इन नालों की आड़ में जो दूसरे नाले थे उन पर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। असल जो शहर की तबाही का या डूबने का जो सबब बनते हैं वो छोटे नाले भी हैं। छोटे नालों के ऊपर भी प्लाजे बना दिए गए हैं और वहाँ उनके ऊपर से उनको कवर करके ऊपर भी दुकानें और घर बना दिए गए हैं। उन नालों के ऊपर अब तक जितने भी पिछले 3-4 महीने से आप कार्रवाई देख रहे हैं, उन छोटे नालों को तो छेड़ा ही नहीं गया किसी ने। साफ दूर की बात है, जो घर बने हुए थे वहाँ से कचरा नहीं निकाला, जहाँ से उन जो नाले के ऊपर से जो कचरा जमा हो चुका था, सड़कों के पास से भी उन नालों को तो हाथ ही नहीं लगाया गया। कहीं अगर किसी ने देखा हो छोटे नालों को साफ़ करता हुआ तो मुझे आप आगाह कर सकते हैं। मैं खुद जाकर वहाँ उस चीज़ की आपको वीडियो यूट्यूब पे लिए बनाकर निशानदेही करूँगा, दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ हुआ है। लेकिन जो मेरी सूझबूझ और जो मेरी मालूमात है, जहाँ मैंने देखा है छोटे नालों के ऊपर जो कि 500 से ज़्यादा बड़े नाले हैं जो असल शहर की तबाही और डूबने का सबब बने, वहाँ पर सफाई सुथराई की ही नहीं गई उन नालों की, जो कि जिनकी वजह से पानी जो बड़े नालों में नहीं आ पाता था और छोटे नालों में चौक हो जाता था, छोटे नाले बंद हो जाते थे। फिर सड़कों के ज़रिए बड़े नालों जिसमें उरंगी नाला और महमूदाबाद नाला और गुजर नाले के अंदर पानी आता था और उसके बाद फिर पानी गया है। तो असल जो तबाही का सबब जो ज़्यादा बने हैं वो छोटे नाले भी हैं, उनके ऊपर से कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, फिर बड़े नालों की बात करते हैं। महमूदाबाद और उसके अलावा गुजर नाला और उरंगी नाला तकरीबन बताया गया है जो एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तकरीबन जो है वो 70% से ज़ायद तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया गया है, चाहे लीज़ से या गैर लीज़ शुदा जो मकानात थे उनको मस्मार कर दिया गया है। तो जो घर तोड़े गए हैं उनका मलबा कहाँ गया है? मलबा तो उसको फौरी तौर पर हटाना चाहिए था ना, नाले साफ़ करने, क्योंकि मानसून की बारिशें भी आगे आने वाली हैं, तो कुदरती तूफ़ान जल्दी आ गया, वक्त से पहले आ रहा है। तो उसका मलबा कहीं देखा किसी ने? ट्रक उठा के मलबा ठिकाने लगाया जा रहा हो, कहीं से उसको साफ़ किया जा रहा हो? हरगिज़ नहीं। जो ज़ीरो पॉइंट है गुजर नाले का ख़ास तौर पर, वहाँ से कुछ मलबा जो है वो NDMA और उसके अलावा FWO की जानब से शायद कुछ हटाया गया हो, साइड पे किया गया हो, लेकिन पूरे जो घर बड़ी बड़ी इमारतें मस्मार की गई हैं, चाहे वो लीज़ से या गैर लीज़ शुदा थे, उनका सारा मलबा या तो नालों के किनारों के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके बाद फिर नालों के अंदर डाला गया है, वो वहाँ से नहीं हटाया गया है। और उसके बाद फिर छोटे नालों की जो, चूँकि वो एंट्री पॉइंट भी इन्हीं बड़े नालों के अंदर से आगे गिरता है, चाहे बफर जोन के इलाके हों, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हों, बनारस के इलाके आप देख लें, औरंगी टाउन के मुकम्मल तौर पर इलाके, महमूदाबाद के अतराफ़ में खुदा की आज़म बस्ती, मंजूर कॉलोनी और DH के सारे जो छोटे बड़े जो अख्तर कॉलोनी के नालों का जो छोटे नालों का पानी वो भी बड़े नालों के अंदर गिरता है। तो वो जो बड़े नाले जो जहाँ तोड़े गए हैं, तो जो लिंक नाले होते हैं तो वो कचरा वहाँ पर भी गिरा है। तो वो जो नाले, छोटे नालों का पानी बड़े नालों में जहाँ गिरना है, तो जहाँ घर तोड़े गए हैं, घरों का मलबा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और वो छोटे नालों के मुँह जो थे वो और बंद हो चुके हैं। यानी कि पहले अगर कम तबाही हुई थी, अगर बारिश खुदा न खासा ज़्यादा हो जाती है तो उससे कई ज़्यादा गुना तबाही हो सकती है इस तूफ़ानी बारिश और इस तरह इन सारी हुकूमत की जो हमारे जो इदारे हैं उनकी नाअहली और गफलत और लापरवाही की वजह से उससे शहरी जो है वो दोहरे अज़ाब में मुब्तला होंगे। हम वीडियो जब बनाते हैं लोगों को आगाह करने के लिए, तो बहुत सारे लोग कमेंट में और बहुत सारे लोग पर्सनली जो वो रब्ता करते हैं और बहुत सारे लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि कराची के दुश्मन, कई लोग कहते हैं अप्रिशिएट भी करते हैं, कोई लोग जो है वो लिफाफा और पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात भी लगाते हैं। वो हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो जर्नलिज़म में, और जितने धक्के खा रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं हम तो जर्नलिज़म के शायद बाल बराबर भी नहीं सीखे जो असल जर्नलिज़म होती है। उसमें हमने जो जर्नलिस्ट का काम है वो मज़लूमी की आवाज़ बनेगा,
वो कभी भी जालिम की आवाज़ या साहिब इक़्तिदार की आवाज़ बन ही नहीं सकता। उसने हमेशा जो उसको आपने तस्वीरी जर्नलिज़म करनी है, वीडियोज़ के ज़रिए करनी है, या अपनी ख़बर के ज़रिए अगर कोई जर्नलिज़म करनी है, सहाफ़त करनी है, तो आप हमेशा मज़लूम की साइड खड़े होंगे, जालिम की तरफ या हुकूमती इदारों की तरफ नहीं खड़े होंगे। हमेशा जो अच्छा काम होगा उसको अप्रीशिएट ज़रूर करेंगे हुकूमती इदारों का, लेकिन जो उनकी सुस्ती, नाअहली या उनकी लापरवाही की वजह से जो शहर के अंदर, मुल्क के अंदर जितनी भी अगर तबाही या बर्बादी या नुकसान होता है, तो वो हमारा काम है उसको आगाह करना। इसके लिए जान का भी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन असल जर्नलिज़म वही है कि आप शहरियों को ये मसाइल हैं, जो मज़लूमों के जो मसाइल हैं, वो बुनियादी तौर पर रखें। अब बहुत सारे लोग इन मसाइल से दो चार चुके होते ही नहीं हैं, तो इसलिए फिर वो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये तजावज़ात वाले हैं, ये कब्ज़ा माफिया हैं, तुम उनको सपोर्ट करते हो, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर लिफाफा पता नहीं क्या कुछ। बाकी अल्लाह ताला जानता है कि किसकी नीयत कैसी है, और मैं ज़ाती तौर पर किस तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ वो अल्लाह के अलावा शायद ही करीब के जो मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरह लोगों से फ़ायदे लेता हूँ और किस तरह ख़ुद नुकसान में रहता हूँ। अल्लाह जानता है। बहरहाल यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करता हूँ कि अपनी अगर ये मैंने पेशा अगर चॉइस किया है, चुना है, तो उस पेशे को ईमानदारी से मैं निभाऊँ, और जितना मेरा ईमान है, कामिल ईमान है, और आखिरी दम तक उसी तरह निभाऊँगा। दूसरा, ये तो बुनियादी जो मैंने बताया आपको कि नालों के का जो है उसमें से मलबा ही नहीं हटाया गया, यानी कि अगर बारिश होती है पहले वहाँ कचरा मौजूद है, उस कचरे को नहीं हटाया गया जो कि पिछली बारिशों में पड़ा था। उसके बाद फिर उल्टा ये जो घर गिराए गए हैं उनका मलबा उन नालों के अंदर पड़ा हुआ है, नालों की साइडों के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा तबाही हो सकती है अगर ये तूफ़ान बारिश की शक्ल इख्तियार करता है, अगर शहर में बारिश होती है तो। उसके अलावा जनाब जो कार्रवाई हुई हैं उसमें जो बताया गया है कि अगर ये जो कराची का जो गरबी इलाका है उससे अगर ये तूफ़ान जो है उसका साइक्लोन जो है वो क्रॉस कर जाता है तो उससे जो कराची, हैदराबाद, जामशोरों में बारिश होगी, और उसके बाद फिर हब और लसबेला जो बलूचिस्तान का इलाका है यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अगर उसके बाद फिर ये गुजरात के इलाके जो कि भारत का है तो उसको अगर हिट के जाके करता है तूफ़ान, तो उसके बाद ठट्ठा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, सांगड़ और दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। उसके बाद फिर क्योंकि इसकी जो एक टेक्निकल जो एक टर्म है वो NDMA और उसके अलावा मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जानिब से जारी भी की गई हैं, जिसकी वजह से बताया गया है कि उस तूफ़ान की शिद्दत किस तरह होगी, तो उसका कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है और कहाँ कहाँ बचत हो सकती है, वो पूरी तफसीलात भी बताएगी। ये वो बड़ी टेक्निकल है, उसमें गहराई में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहरहाल जो माहीगीर थे, माहीगीर क्योंकि जाते हैं समंदर में मछलियों के शिकार के लिए, तो 2-2, 3-3 रोज़ तक वापस नहीं आते, तो रब्ता कट जाता है साहिल के ऊपर, तो फिर उनसे रब्ता बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन बताया गया है कि थुराया और उसके अलावा रेडियो और सेटेलाइट के ज़रिए उन जो माहीगीर जो गहरे समंदर में जा चुके हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। और जो बलूचिस्तान के इलाकों में यानी कि गिडानी और हंगोल के इलाके में है तो उनको कहा गया है कि वो पहाड़ों के करीब लंगरअंदाज हो जाएँ। और इसके अलावा जो अगर कराची की साहिली पट्टी में हैं तो उनको फौरी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं माहीगीरों को वो इब्राहिम हैदरी और घोड़ाबाड़ी का जो इलाका है वहाँ पर लंगर अंदाज हो जाएँ। तो ये सूरत हाल थी। और उसके अलावा जो वज़ीर आला की जानिब से कंट्रोल रूम कायम किया गया है और कहा गया है कि जो चौकिंग पॉइंट्स हैं उनको फौरी तौर पर क्लियर किया जाए, तो वो कहाँ कहाँ हो रहा है। वज़ीर आला की हिदायत के बाद ही अगर कहीं मशीनरी एक्टिव कहीं किसी को नज़र आई है, मुझे नज़र नहीं आई, तो वो ज़रूर आप बताइएगा, मैं वहाँ जाकर भी उस चीज़ की निशानदेही करूँगा, बताऊँगा कि यहाँ वाकई में काम हो रहा है। लेकिन ये काम चूँकि ये रोज़ाना के मुस्तकिल काम होते हैं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कचरा उठाने का काम एक दिन का नहीं है कि किसी मुहिम के ज़रिए जो है ये साफ़ किया जाए, बल्कि ये रोज़ाना का काम है और रोज़ाना ही होना चाहिए। और इसके अलावा आपने देखा कि अली ज़ैदी साहब ने भी यहाँ इस नाले साफ़ करने के हवाले से फ़ंड्स जमा किए, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी वो भी इसी तरह उन्होंने भी शायद सियासत की, उस अंदाज से नाले साफ़ नहीं हुए। उसके बाद फिर जब ये वाटर कमीशन कार्रवाई कर रहा था तो उस वक्त मेयर कराची जो वसीम अख्तर साहब थे उनको भी करोड़ों रुपये जारी किए गए कि नालों के अंदर जो कचरा है उनको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए। तो फ़ंड्स भी जो है वो करप्शन की मुबीना तौर पर नज़र हो गए। कचरा कुछ जगहों से उठाकर नालों की साइड के ऊपर रख दिया गया था, उसके बाद फिर वो दोबारा नालों के अंदर चला गया जो शहर की तबाही का सबब बन सकता है। तो अब कराची वाले चूँकि
ये इसकी सतह जो है समंदर से कुछ नीचे भी बताई जाती है, तो कराची के लिए ख़तरा भी है, क्योंकि अगर ये बरसात होती है तो ना सिर्फ शहर डूबने का ख़तरा होता है बल्कि जानों के ज़िया का भी ख़तरा हो सकता है। हुकूमत की जानिब से दावे ज़रूर किए गए हैं, उनको ख़बर बनाना आती है, ख़बर में इन होना जो है वो ज़रूर आता है कि हेडलाइन में कैसे शामिल हुआ जा सकता है और किस हेडलाइन में किस वक्त उनको जो है वो इन होना है और उसके बाद फिर ख़बरों की ज़ीनत बने रहना है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो आवाम की भलाई के जो काम है जो रोज़ाना की बुनियादों पर होने चाहिए, ये जो कमिश्नर कराची या एडमिनिस्ट्रेटर कराची या उसके बाद फिर कंटोनमेंट के इलाकों में जहाँ जहाँ फ़ंड्स जारी किए गए हैं, जो कि सालाना बुनियादों पर भी जारी होते होंगे मुख्तलिफ़ नालों को साफ़ करने और उसके अलावा शहर की सफाई सुथराई के लिए, तो वो फ़ंड्स कहाँ जाते हैं कि उनकी अगर रोज़ाना की बुनियादों पर सफाई होती होगी तो फिर उसके बाद फिर ये मुहिम की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब ये शहर ज़्यादा तबाहाली का शिकार होते हैं तो उसके बाद फिर एक मुहिम शुरू होती है कि मुहिम के ज़रिए हम फ़लाँ नाले साफ़ कर रहे हैं, फ़लाँ जगह हम क्लियर कर रहे हैं, फ़लाँ जगह से ये तजावज़ात का ख़ात्मा कर रहे हैं। ये तो रोज़ाना का काम है या सालाना और मंथली का काम है, जिनकी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो करें शहर में सीवरेज के निज़ाम को या बरसात के निज़ाम को जारी रखने के लिए, रवां दवा रखने के लिए। तो वो फिर कहाँ जाता है, ये सवाल बनता है। अवाम हमसे पूछते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि अपनी ख़बरों के ज़रिए, अपनी जर्नलिज़म के ज़रिए साहिब इक़्तिदार से ज़रूर पूछें। और जितने भी काम होते हैं, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान 17 तारीख को यहाँ कराची में होंगे, खुदा न खासा अगर तबाही होती है तो उसके बाद फिर वो ज़रूर पूछेंगे हुकूमत से कि आया आपने किया क्या, क्योंकि 17 से 20 जो है वो मई तक का बताया गया है कि तूफ़ान का ख़तरा है। इस दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और उसके बाद जो है वो बरसात होती है तो उसके बाद फिर शहर डूबने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि बड़ा शहर है और उसके बाद फिर यहाँ जिस तरह नालों का एक कचरे और उसमें गंदगी के ढेर से भरे हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम साफ़ ना होने के बराबर है, तो वो फिर शहरियों के लिए वबाल जान बनता है। ये इंतहाई आम चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे अगर कोई अल्फाज या कोई अल्फाज का चुनाव अगर नामुनासिब हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद चीज़ों को इम्प्रूव करूँ, बेहतर करूँ, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। और लेकिन अल्लाह जानता है कि किसी की लिफाफे या किसी की मुखालफत किसी हद तक या किसी बिल्कुल अरूज पर जाकर नहीं करता। जो हक़ाइक़ होते हैं वो हक़ाइक़ ही मैं आप तक बयान करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी यूट्यूब पे ख़ास तौर पर जिन्होंने कामयाबी समेटी, चाहे वो सदीक़ जान हों, हमारे आदिल बराए साहब हों, इमरान वसीम साहब हों, ईसा नकवी हों, ये बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा ऐसे रिपोर्टर हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। कोर्ट के अंदर जो चीज़ आती है वो हुकूमती इदारा हो या अदालतों के जो ऑर्डर हों वो झूठ नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं सदाकत ज़रूर होती है। तो वो चीज़ें जो अब जब हमारे सामने आती हैं तो फिर हम किसी लगी लिपटी के बग़ैर या उसके बाद फिर हम किसी के चमचागिरी के बग़ैर हम वो चीज़ कोशिश करते हैं कि अवाम तक पहुँचाएं कि अदालतों में ये होता है, बाहर आकर लोग कुछ और बताते हैं, झूठे बयान या उसके बाद फिर वो लफाजी करके लोगों के सामने कुछ और हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं अदालती रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे मालूम है कि अदालतों में क्या होता है, तो वो फिर उसी हार्ड लाइन इख्तियार करते हुए मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह इस तूफ़ान से शहर को, इस मुल्क को और इस जितने भी हमारे इस साहली पट्टी पे लोग हैं उनको महफूज रखे। और फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।